नमस्कार मित्रों, मैं राहुल श्रीवास्तव तुभ्यम की टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राम समाज और विकास के सिलेबस का सविस्तार अध्ययन किया था कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हैं। और उसमें जो पहला टॉपिक था भारत के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था इसकी व्याख्या करते हुए कि ग्रामीण विकास से सीधे प्रश्न, ग्रामीण विकास की अवधारणा से सीधे प्रश्न तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये एक आधारभूत ढांचे की तरह या कह लीजिए कि एक बेस की तरह काम करेगा। तो आज हमारे अध्ययन का वो पहला पड़ाव शुरू होने जा रहा है और ये इसी से होगा, ग्रामीण विकास की अवधारणा भारतीय संदर्भ में। मित्रों, ये टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपका आभारी हूँ कि आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि प्रत्येक वीडियो का आप बहुत एकाग्रता के साथ अध्ययन कीजिए। अगर एक बार में चीज़ें समझ में ना आ रही हों तो आप 2 बार देखिए, और कमेंट बॉक्स में आपके रिमार्क भी आने चाहिए, कमेंट भी आने चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने ये भी जानने का प्रयास किया था कि हमारी क्लासेस संविधान की कब से शुरू होंगी, तो आज कल से वो भी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों ने पिताजी को श्रद्धांजलि दी थी, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। और हम कोशिश ये करेंगे कि इस ऑनलाइन वीडियोस के द्वारा हम आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो पहला टॉपिक जो आज हम लेके आपके सामने आ रहे हैं वो है ग्रामीण विकास की अवधारणा। सबसे पहले कि ग्रामीण विकास की अवधारणा समझी जाए, उसके बाद भारतीय संदर्भ में उसकी व्याख्या की जाए। तो जब हम सिर्फ ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो विश्व बैंक का एक डिफिनीशन है ग्रामीण विकास के बारे में। आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक की, किसी भी विषय की एक परिभाषा देने का प्रयास विद्वानों द्वारा किया जाता है, संस्थाओं द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में विश्व बैंक ने ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि वह व्यूह रचना जिससे ग्रामीण जनता का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो, ग्रामीण विकास कहलाता है। अब इसमें जरा हम मुख्य अवयवों को तलाशने का प्रयास करें। पहली चीज तो वो कह रहा है विश्व बैंक कि यह व्यूह रचना है, एक स्ट्रेटजी प्लान करना है। किस संदर्भ में? ग्रामीण जनता के लिए कि उनका सामाजिक एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य होता है सामाजिक, और साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए स्ट्रेटजी प्लान किया जाए ग्रामीण जनता के लिए। उसी को हम क्या कहेंगे? ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास किससे जुड़ा हुआ है? विश्व बैंक के अनुसार स्ट्रेटजी बनाने से जुड़ा हुआ है। किसके लिए? ग्रामीण जनता के लिए। किन संदर्भों में? सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भों में। एक व्यापक परिभाषा है। हम इसमें और भी तथ्यों को तलाशने का प्रयास करेंगे। हम जरा दूसरी परिभाषा भी ले लें यहां पे, तो आप देखोगे कि क्राफ्ट महोदय जो विद्वान है, उनका कहना है कि ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से, कलेक्टिव एफर्ट, लोगों के सहयोग से, प्रयासों से, नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को, इन्होंने सीधे गांव का नाम नहीं लिया, बल्कि क्या कह दिया कि जो शहरी क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोग हैं, यानी हम इसका व्यापक संदर्भों में प्रयोग करते हुए कह सकते हैं कि केवल गांव ही नहीं, वो आदिवासी क्षेत्रों के बारे में भी ये बात कह रहे हैं, ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? नगरीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जनजीवन को सुधारना एवं स्वावलंबी बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही है। वो कह रहे हैं कि ये एक प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है।
और ये प्रोसेस किसके द्वारा किया जाएगा? लोगों के द्वारा किया जाएगा, सामूहिक प्रयास से। और किन लोगों के लिए? जो नगरीय क्षेत्र से बाहर रहते हैं, उन लोगों के लिए। जिससे क्या होगा? व्यक्तियों के जनजीवन में सुधार, और इसके साथ साथ वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। ठीक है ना? तो ग्रामीण विकास को उन्होंने थोड़ा सा और ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में लिया और उन्होंने कहा कि ये सामूहिक प्रयासों से नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन को सुधारने और स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया है। तो ये तो हमने समग्र रूप से देखा कि ग्रामीण विकास क्या है। तो ग्रामीण विकास की अवधारणा यहां पर समझाने का प्रयास किया गया। अब इसको अगर हम भारतीय संदर्भों में लें तो हम ये कहेंगे कि इससे अलग नहीं है भारतीय परिप्रेक्ष्य या भारतीय संदर्भ। बिल्कुल हूबहू भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यह सत्य साबित होता है। अब अगर हम इस परिभाषा की व्याख्या करें, मूल्यांकन करें, तो आप देखोगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये दोनों परिभाषाएं क्या कहना चाह रही हैं? व्यूह रचना। विश्व बैंक कहता है व्यूह रचना, स्ट्रेटजी बनाना है। और स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? यानी कि यहां पर आ गई किसकी भूमिका? स्टेट की भूमिका, राज्य की भूमिका। स्ट्रेटजी कौन बनाएगा डेवलपमेंट के लिए? राज्य बनाएगा, सरकार बनाएगी। राज्य कोई मूर्त संकल्पना नहीं है, मूर्त संकल्पना है सरकार। और सरकार बनाएगी क्या? व्यूह रचना, स्ट्रेटजी प्लान करेगी। किसके लिए? ग्रामीण जनता के लिए। क्यों? क्योंकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके। ठीक है, यानी यहां पर स्टेट इन्वॉल्व हो गया। यहां भी आप देख रहे हैं कि प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और ये प्रोसेस शुरू कौन करेगा? स्टेट शुरू करेगा, जिसमें लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसको हम थोड़ा सा गांधीवादी उद्देश्यों से भी जोड़ेंगे, गांधीवादी विचारधारा से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्राफ्ट महोदय ने जो कहा है, कहीं ना कहीं वो गांधीवादी विचारधारा से भी मिलता जुलता है। इसकी व्याख्या हम अभी आगे करेंगे। तो दो चीजें महत्वपूर्ण हो गई कि इसमें स्टेट का रोल हो गया, और एक में देख रहे हैं आप कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव एफर्ट की भी बात की जा रही है। अब आते हैं कि इसमें कुछ और चीजें हैं। जैसे हम ग्रामीण विकास की जो एक क्लासिकल थियरी रही है, एक पुरातन अवधारणा जो रही है, वो ये रही है कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य कृषि से संबंधित है। हम जब भारत की बात करेंगे तो आप देखोगे कि भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोगों के मन में ये बात थी कि अगर हम कृषि में विकास कर लें, कृषि में उन्नति कर लें, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास स्वतः हो जाएगा। यानी क्या किया गया कि ग्रामीण विकास की अवधारणा को बहुत सीमित कर दिया गया। ये उचित नहीं था। बाद में इसको लोगों ने महसूस भी किया। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, और जब हम आजाद हुए तो गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा दी थी, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्राफ्ट महोदय ने किया है सामूहिक प्रयासों के संदर्भ में। तो गांधी जी का भी ये मानना था कि लोगों के प्रयास से डेवलपमेंट होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों का, उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो गांधी जी की भी थी और क्राफ्ट महोदय की अवधारणा से बिल्कुल मिलती है, वो है स्वावलंबी बनाना। गांधी जी गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसीलिए जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था ग्रामीण डेवलपमेंट को लेकर, उसमें एक बात निहित थी कि गांवों को विकास के लिए शहरों पर आश्रित न किया जाए, बल्कि गांव का विकास गांव के लोग स्वतः करें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी ये। और यहां हम देख रहे हैं कि क्राफ्ट महोदय भी कह रहे हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ठीक उसी तरीके से गांधी जी के आदर्शों के अनुसार। और गांधी जी इसीलिए कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना चाहते थे। वो दूसरे संदर्भों में हम कहें तो लोगों की आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हमारे जीवन को चलाने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, उन्हीं चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि भारत जो अभी बिल्कुल नया
राष्ट्र है, अभी अभी आज़ादी मिली है, तो हम अभी विलासिता की चीज़ों को उत्पादित करके अपने आप को संकट में नहीं डाल सकते, इसलिए बड़े उद्योगों की स्थापना न करें। थोड़ा सा नेहरू जी से यहाँ पर उनका वैचारिक मतभेद था। नेहरू जी चाहते थे कि हम विकास के पाश्चात्य मॉडल को अपनाएं, यानी यूरोप और अमेरिकन जो स्ट्रेटजी थी उसको अडॉप्ट करें, लेकिन गांधी जी का मानना था कि उस वक्त तो 70% से ज़्यादा आबादी गाँव में रह रही थी, तो स्वाभाविक है कि वो ये चाहते थे कि गाँव को विकास का जो हम कॉन्सेप्ट बनाएं, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, केवल ग्रामीण विकास की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो गांधी जी का मानना था कि जो हम विकास की अवधारणा अपनाएं उसमें गांव केंद्र बिंदु में होना चाहिए, और गांव की आवश्यकताएं सीमित हैं और हमें सीमित रखनी चाहिए, और गांव को अपनी ज़रूरत की हर चीज़ें बनानी चाहिए, अपने विकास का भी मॉडल उनको बनाना चाहिए। गांव के लोग ही बता सकते हैं कि उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। इसलिए उनका मानना था कि गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए, कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए, लघु उद्योगों की स्थापना की जाए, और स्वतः ही गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारे विकास की रूपरेखा या पहिया हमारा चल पड़ेगा। तो गांधी जी के विचारों को सुना तो गया, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में गांव को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए, विकेंद्रीकरण अपनाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन होगा, यह आर्टिकल डाला गया कि आगे चल के हम पंचायतों का गठन करेंगे। अभी आगे हम जब योजनाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे तो देखेंगे इस चीज को। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई कि कृषि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी, भारत में भी सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विकास की अवधारणा को लिया गया। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते हुए देखें कि वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं या समय समय पर कौन सी चीजें इसमें धीरे धीरे शामिल की गई, तो आप देखोगे कि मैंने जो बांटा है कि भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं वर्तमान में, और कितना विकसित हो चुका है, कितना व्यापक हो चुका है ग्रामीण विकास की अवधारणा, आप चित्र से इसका अनुमान लगा सकते हो। तो पहला मैंने जो दिया, कृषि एवं पशुपालन। स्वाभाविक है कि कृषि सबसे महत्वपूर्ण अवयव है ग्रामीण विकास के संदर्भ में, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु जो है ग्रामीण क्षेत्र में वो कृषि है। तो कृषि का विकास होना चाहिए, लेकिन कृषि तक सीमित नहीं होना चाहिए, पशुपालन का विकास होना चाहिए। तो कृषि में हमारी उत्पादकता कैसे बढ़े, जब मैंने कहा था कि ये बेस है, योजनाएं जो बन रही हैं उसके लिए हमने क्या किया, निर्धारण किया कि क्षेत्र कौन कौन से होंगे, और क्षेत्र जैसे जैसे समयबद्ध, ये ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन ये चीजें थी, धीरे धीरे ये आई हैं, जुड़ी हैं, और धीरे धीरे क्या हुआ है, योजनाओं का क्रियान्वयन भी, जो योजनाएं बनाई गई वो भी धीरे धीरे हर क्षेत्र को कवर करने के लिए बनाई गई। तो कृषि एवं पशुपालन, तो कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए जो है उत्पादकता कैसे बढ़े, कृषि वैज्ञानिक जो संकर प्रजातियों का विकास करते हैं जिससे हर क्षेत्र में फसलों का उत्पादन हो सके, इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। पशुपालन के क्षेत्र में मत्स्य पालन है या मवेशियों का पालन है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मवेशी भारत में है, ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। दुग्ध उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी एक रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा जो है आधार है ये। मत्स्य पालन भी अभी उतना विकास नहीं हुआ है, अभी और विकास की तमाम संभावनाएं हैं, तो वो भी कुक्कुट पालन, ये सारी चीज़ें हैं। और उनके लिए योजना बनाना और उस योजना अनुसार उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मदद देना, उनको जानकारी मुहैया कराना, नई तकनीकों से उनको अवगत कराना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। स्वास्थ्य, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव के तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि कोई भी काम आप सुचारू रूप से लंबे समय तक अच्छी ऊर्जा के साथ तब कर सकते हैं जब आप स्वस्थ हों। ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी परेशानियां हैं, लोग स्वास्थ्य को लेकर इतने जो है जागरूक नहीं हैं, इसकी वजह से बीमारियां ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फैलती हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर
सरकार का फोकस बना धीरे धीरे। और स्वास्थ्य में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा, उनको समय पर जो है दवाइयाँ उपलब्ध कराना, इसके लिए तमाम जो है योजनाएं सरकार द्वारा समय समय पर चलाई गई हैं, जिससे कि स्वास्थ्य में हम उन्नति कर सकें। स्वस्थ रहेगा बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा का स्तर दूसरा होगा, अस्वस्थ होंगे तो वो भार हो जाएंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण अवयव है। शिक्षा, शिक्षा सारे प्रयासों पर अगर सबसे कोई प्रभावी चीज है तो वो है शिक्षा। यानी जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप अपने जीवन की मूल्य आवश्यकताओं को समझ नहीं पाएंगे। नई तकनीकों की हम बात करें तो नई तकनीकें हम कैसे समझ पाएंगे अगर हम शिक्षित ना हो। रोजगार के नए अवसर, नए क्षेत्र हम कैसे बना पाएंगे अगर हम शिक्षित ना हो। तो ग्रामीण शिक्षा के बारे में भी सरकार की तमाम योजनाएं आई। शिक्षा भी उस ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जल संसाधन, इसमें दोनों चीजें हैं। कृषि के लिए जल की उपलब्धता, आप जानते हो कि वर्तमान में हम बहुत तरक्की किए हैं, फिर भी भारत केवल 50% कृषि योग्य भूमि को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाया है। 50% असिंचित क्षेत्र है। बहुत सारे पिछले एक दशक में आपने तमाम खबरें पढ़ी हैं समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में, कि किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों आत्महत्या कर रहा है? किसान कर्ज लेता है कृषि के लिए, बीज खरीदता है, बोता है, मेहनत कर रहा है, खाद डाल रहा है, सिंचाई कर रहा है, कम सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, पता चला सही समय पर बारिश नहीं हुई, उसकी सारी मेहनत, सारा पैसा बेकार हो गया। तो अब वो कर्जा, एक तो कर्ज लेके उसने जो है फसल बोई, लेकिन फसल किन्हीं कारणों से जो है, आप कह लीजिए वर्षा के अभाव से, मानसून सही समय पर नहीं आया, उसके अभाव से सही उत्पादन नहीं हुआ। तो जल संसाधन कृषि कार्य के लिए, और दूसरा पेयजल। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी बहुत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बड़ी कमी है। आप कई बार चैनलों पर देखते हैं, कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में देख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में देख लीजिए, धीरे धीरे ये उत्तर भारत के मैदानों में भी पहुंच रहा है कि महिलाएं 5-5 किलोमीटर तक जाती हैं 10 लीटर पानी के लिए, 1 बाल्टी पानी के लिए। यानी पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सभी तक नहीं हो पाई। सरकार के एजेंडे में है कि वो सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए। तो जल संसाधन भी एक महत्वपूर्ण अवयव है ग्रामीण विकास का। फिर हम बात करेंगे समाज कल्याण का। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी की स्थिति एक समान नहीं है। बहुत लोगों के पास अच्छे जो है खेत उपलब्ध हैं, ज़्यादा खेत उपलब्ध हैं, उत्पादकता ज़्यादा है, तो उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत हेय है। और समाज कल्याण के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की बात हम करें तो जो वंचित तबका है उसकी मदद ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से की जाए कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ये भी एक ग्रामीण विकास का क्षेत्र है। उसके लिए भी सरकार की तमाम योजनाएं आई हैं। ऊर्जा, हम जल संसाधन की बात कर रहे हैं, हम नलकूपों को लगा दें, हम तमाम जो है मशीनों से काम करें, लेकिन कैसे? अगर ऊर्जा का अभाव हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा भी पहुंचनी चाहिए, तभी ये सारे कार्य हो पाएंगे। ई शासन, अब इस लॉकडाउन के दौर में आपने देखा कि हम भी आपसे जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, यानी सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो डिजिटलीकृत हो रही हैं। पेमेंट वगैरह दिया जा रहा है वो भी मोबाइल के थ्रू दिया जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू दिया जा रहा है, तमाम जानकारियाँ पहुँच रही हैं आप लोगों तक। तो जो हम नई एक प्रणाली विकसित हो रही है वो है कि हम ई लर्निंग के माध्यम से सारी सूचनाएं प्राप्त करें, अपनी सूचनाएं दें, अपने शिकायतें करें शासन तक। तो तमाम ऐसे पोर्टल सरकार द्वारा विकसित किए गए हैं जो कि ग्रामीणों को
कृषि के क्षेत्र में भी, उनकी आवश्यकताओं के संदर्भ में भी, उनके अधिकारों को लेकर, तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर इस पोर्टल के माध्यम से, विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं। तो ई लर्निंग का भी प्रयास किया जा रहा है, ई शासन का भी प्रयास किया जा रहा है, और ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और ये दिखा रहा है कि भारत तेजी से विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा है। अब जब हमने क्षेत्र की बात कर ली, तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ग्रामीण विकास का जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रामीण विकास की अवधारणा, तो ये एक अवधारणा बनी कि कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में, और उन क्षेत्रों से जुड़े कौन कौन से हम कार्यक्रम या योजनाएं बना सकते हैं जिससे हम ग्रामीणों की आवश्यकताएं और उनके जीवन स्तर को ऊंचा कर सकें, आर्थिक स्वावलंबन प्रदान कर सकें, विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। इन सारे तथ्यों को आप देखो कि हम योजनाओं के माध्यम से समझने, अभी मैं बता दूं आपको कि अभी हम योजना पर नहीं आ रहे हैं, बस ऐतिहासिक कालक्रम जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐतिहासिक कालक्रम जो है ये दर्शाता है कि किस तरह से हमारी आवश्यकताओं को समय समय पर आगे बढ़ाया गया, समझा गया और उसकी पूर्ति का कार्य किया गया। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की एक बड़ी रूपरेखा निर्धारित की गई। असफल रहा। असफल रहने का कारण ये था कि इसमें जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं था, और दूसरी चीज कि जो यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक प्रयासों की बात की गई, गांवों के लोगों को जोड़ा नहीं गया बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों पर छोड़ा गया। और बाद के वर्षों में ये जब राज्य सरकारों को दे दिया गया उत्तरदायित्व, तो वहाँ से स्थिति और भी बिगड़नी शुरू हुई। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा। उसके बाद हम गांधी जी की जो पंचायत की अवधारणा थी कि हम पंचायतों का निर्माण करें ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे विकास की योजनाओं को न सिर्फ बनाना बल्कि विकास के लिए स्वयं आगे बढ़कर उस कार्य को करना। तो वो कौन करेगा? उसके लिए ग्रामीण स्तरों पर सरकारें गठित की जाएं, जिन्हें हम पंचायत कह रहे हैं। तो गांधी जी की ये सोच थी और उसी के अनुसार 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इसने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी 1959 में, तो उसी रिपोर्ट के आधार पर नेहरू जी ने पंचायतों के गठन को निर्धारित किया और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत किया। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी उसी सन में 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी ग्राम पंचायत की शुरुआत हुई। लेकिन ये पंचायत जो है वो राज्य सूची में डाला गया, राज्यों पर छोड़ा गया कि वो इस संदर्भ में योजनाएं बनाएंगे, कानून बनाएंगे और पंचायतों का गठन करेंगे। तो ढीले ढाले रूप में ये पंचायत जो है आगे बढ़ा और बाद में जाके 1992 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तो इसको एक संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, उसकी हम अलग से चर्चा करें। तो पंचायतों को लेकर आया गया। उसके बाद इंदिरा आवास योजना, अब ये समझा गया कि रोटी तो दे दी हमने, या रोटी देने के तमाम योजनाओं से प्रयास तो कर लिए हमने, कपड़े भी कुछ दे रहे हैं, लेकिन अब मकान भी चाहिए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास छत नहीं थी, इंदिरा आवास योजना के माध्यम से उनको ये प्रयास किया गया कि उनको घर भी मिल सके, सरकार थोड़ी मदद करेगी। 85-86 का वो दौर था। उसके बाद फिर आते हैं जल संसाधन की जो बात हमने की कि पेयजल मिशन शुरू किया गया। ये समझा गया कि भाई उनको सुरक्षित पेय यानी पीने का पानी पहुँचे उनके घरों तक, तो उसके लिए सरकार ने पेयजल मिशन शुरू किया, नलकूपों को गढ़ना शुरू किया। उसके बाद फिर आया राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना शुरू की गई 1988 में, जिसमें कृषि में उन्नत बीजों का प्रयोग, कृषि को हम जो है टेक्नोलॉजिकली जो है हम थोड़ा और आगे ले जा सकें। क्योंकि एक चीज़ जो मैं व्यक्तिगत तौर पे महसूस करता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं कि कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में हम विश्व में नंबर 2 पर है और चीन नंबर 1 पर है,
तो जो पूरी जानकारी नहीं रखते उनको खुशी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी जो व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मुझे खुशी नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि पूरी एशिया में सर्वाधिक कृषि योग्य जो भूमि है वो भारत में है। बावजूद इससे हम 1/3 ही चीन से पैदा कर पाते हैं, यानी चीन से ज़्यादा कृषि योग्य जमीन रखने के बावजूद हमारी उत्पादकता जो है वो चीन से 1/3 कम है। तो ये हमारे लिए सोचनीय विषय है, यानी टेक्नोलॉजिकली जो है हम चीन से अभी बहुत पीछे हैं। तो उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। सरकार ने इस दिशा में प्रयास निरंतर किए हैं। प्रथम हरित क्रांति के बाद से हम बहुत आगे भी बढ़े हैं गेहूं और चावल के उत्पादन में। तो हमने महसूस किया कि कृषि को और मजबूत बनाना है। रोजगार की योजना, जवाहर रोजगार योजना 89-90 के दौर में शुरू हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों के लिए उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन से संसाधन हो, कैसे हम सहायता कर सकते हैं, इसकी पूरी रूपरेखा इसमें बनाई गई। अन्नपूर्णा योजना, जिसमें खाद्यान्न लोगों को पहुंच सके, गरीब लोगों को जो भोजन नहीं पा रहे हैं। ग्राम सड़क योजना, विकास का आप कह सकते हैं पहिया तभी चलेगा जब सड़कें हों, सड़कों का जाल। और आप देखो कि अगर आप 60s, 70s, 80s के दशक में जाओगे, हम तो कहते हैं 90s के भी दशक में जाओगे, तो गांव की स्थिति सड़कों को लेकर बड़ी खस्ता हाल थी। जहां पर 1 घंटे में आदमी को पहुंचना चाहिए, वहां या हम कह लें कि आज हम जहां 1 घंटे में पहुंचते हैं, पहले 5-5 घंटे लगते थे। सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी, यानी फसलों का उत्पादन भी कर लें तो हमारे पास संसाधन नहीं थे कि हम उसको बाजारों तक पहुंचा सकें। तो सड़क के लिए ये सोचा गया। धीरे धीरे देखिए आप किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय योजना, जो अत्यंत गरीब लोग थे जिनको भोजन नहीं मिल रहा था, पुनः एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। काम के बदले अनाज, भ्रष्टाचार की वजह से पैसा जो दिया जाता था वो उन तक नहीं पहुंचता था जो लाभार्थी थे, तो कहा गया कि काम के बदले अब क्या किया जाएगा, अनाज दिया जाएगा, जिससे कम से कम उनको भूखों न रहना पड़े। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े, महिलाओं, बच्चों, वंचित समूहों को स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाए। मनरेगा एक आया, क्रांतिकारी योजना आई, जिसमें जो है गारंटी दी गई कि कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 2006 की बात है। और जिससे जो जॉब कार्ड धारी रहेंगे उनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और एक चीज़ और है कि अगर काम न भी करें वो, तो उनको कम से कम 100 दिन का पारिश्रमिक दिया जाएगा। अब वो बढ़ के 150 दिन हो चुका है। यानी धीरे धीरे राज्य की जब संसाधन बढ़ रहे हैं तो हम उन लोगों को जो कि वंचित हैं, जिनको भोजन उपलब्ध नहीं है, उनको काम के दे रहे हैं और उनको जो है भोजन मिल सके काम के बदले, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। उसके बाद आता है 2014 में पिछली मोदी जी की सरकार ने सांसदों से निवेदन किया कि वो कम से कम 2 गांवों को गोद लें और गांवों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करें, चहुमुखी विकास हो। तो वो सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। डिजिटल भारत, उस दौर में तेजी से पूरी दुनिया में जो है संचार क्रांति ने अपने पांव फैला लिए थे और उससे भारत के गांव अगर कटे रहें तो हमारा विकास हो नहीं सकता। तो डिजिटल भारत योजना शुरू हुई 2014 में। और स्वास्थ्य और संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, और इसी उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। और आज आप देखिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, ये योजना लोगों की विचारधारा को परिवर्तित करने में एक माइलस्टोन का काम किया है। लोगों ने अब सफाई के बारे में सोचना शुरू किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका हमको असर दिखा है। तो मैंने बस इसको जल्दी जल्दी आपको ये बताने का प्रयास किया कि योजनाओं का ऐतिहासिक कालक्रम क्या रहा है और कैसे कैसे हमारी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। और योजनाओं को बनाने का जो एक कह लीजिए कि हमको कॉन्सेप्ट मिलता है, वो यहीं से मिलता है, ग्रामीण विकास की अवधारणा से। और मुझे लगता है कि बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समेटने का प्रयास मैंने किया है। और आपको अगर कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर आपको कोई संशय होता है, कहीं चीज़ें समझ में न आ रही हैं, तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम अलग से उसको क्लियर करेंगे, आप निश्चिंत रहें। अभी हमने प्रश्नों की बात नहीं की है, पहले भी मैंने बताया था कि इस सेक्शन से सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो ठीक है, ये कोशिश थी कि ग्रामीण विकास की अवधारणा को आप समझ सकें। मेरा निवेदन है कि केवल हमारी ही क्लास नहीं, तुभ्यम पे जितनी भी फैकल्टी आ रही है वो पूरी निष्ठा के साथ आ रही है,
कि आपको सफलता सुनिश्चित करा सके। और हम पूरे सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आपसे पहले वीडियो में जो इंट्रो वीडियो था उसमें ही मैंने आपसे एक करार किया था, एक वादा किया था कि हम उतना देंगे जिससे आप सफल हों। हम विद्वान बनाने का प्रयास कतई नहीं करेंगे, हम आपको सफल बनाएंगे। और यकीन मानिए कि अगर आपका साथ रहा तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि आप अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे और हमें इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आपके कमेंट आते रहें, आपके लाइक्स आते रहें, हमें हमारे परिश्रम को इससे थोड़ा सा हमारा मनोबल ऊंचा होता है कि हमारा परिश्रम जो है वो सार्थक दिशा में चल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने जानने पहचानने वाले मित्रों को ये वीडियोस शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम भी जो है वो प्रेरित हों और बेहतर करने के लिए लगे रहिए, जुड़े रहिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। you